चलिए, इकॉनमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 कर रहे हैं और उसका आज हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, हमने वॉल्यूम 1 भी पूरा कंप्लीट किया चैप्टर बाय चैप्टर, वॉल्यूम 2 भी पूरा कंप्लीट किया। लगभग दोनों वॉल्यूम मिला दिए जाएँ तो 620 के अराउंड पेजेस बनते हैं। आपकी अपने आप में इकॉनमी की एक बुक ही पूरी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसमें कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स थे, स्टैटिस्टिक्स थे, डाटा था, स्कीम्स थी, पॉलिसीज़ थी और सारे कंसेप्चुअल और जितने भी फिनोमेना से जुड़े हुए एस्पेक्ट थे वो भी इसमें कवर्ड थे। आज का चैप्टर जो है ये बहुत हद तक हमारे जो इकोनॉमी के पिछले लेक्चर्स रहते हैं उनमें सब में कवर्ड है। जो हम कंटेम्प्रेरी लेक्चर्स देते हैं उनमें भी सब में कवर्ड है, लेकिन फिर भी मर्यादा कहती है चैप्टर के हिसाब से हमें चलना है, तो हम उसको कवर करने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिया की अगर हम बात करें तो जिसे हम 15 से 59 ईयर के बीच की एज ग्रुप मानते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन, लगभग 60% के अराउंड इंडिया की पॉपुलेशन इस सेगमेंट में फॉल कर रही है। ऐसे में अगर डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडी को कहा जाता है तो फिर डेमोग्राफी के आस्पेक्ट से अगर हम देखें तो इंडिया एक डिविडेंड की पोजीशन में खड़ा है, यानी एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में खड़ा है, क्योंकि उसकी कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में फॉल करती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो पॉपुलेशन को फिज़िकली फिट कर दिया जाए, मेंटली इंटेलेक्ट कर दिया जाए, स्किल्ड बना दिया जाए, तो फिर कंट्री अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन का पूरा फ़ायदा उठा सकती है और हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर मौके का, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी ये है कि लोग एजुकेटेड हों, लोग स्किल्ड हों। यदि वो स्किल्ड होंगे तो ही वो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि काफ़ी हद तक डिजिटल सिस्टम बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें ऑटोमेशन है, इस सेक्टर के साथ ये हमारा जो पूरा एक ग्रुप है वर्किंग एज पॉपुलेशन का, वो सिंक इन हो पाएगा, क्योंकि वो स्किल्ड होगा। अगर वो स्किल्ड नहीं होगा, अनस्किल्ड होगा, तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जो कि हमें मिली है इस फॉर्म में कि हमारी अधिक से अधिक जनसंख्या आज कामकाजी है। इसके लिए हमें एजुकेट करना होगा, लोगों को लिटरेसी बढ़ानी होगी, हमें स्किल करने होंगे लोग, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें जितने भी जेंडर बायस हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। वुमेन की हेल्थ, न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा। जो आने वाले समय में युवा अवस्था को प्राप्त होंगे वो होते हैं हमारे बच्चे। उन बच्चों की वैक्सीनेशन, उनकी माताओं की वैक्सीनेशन, इन पर हमें कार्य करना पड़ेगा, उन्हें निरोगी बनाना पड़ेगा, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस वैक्सीनेशन के लिए सरकार इंद्रधनुष मिशन भी लेकर के आई है, वो भी महत्वपूर्ण चीज़ है। उसी के तहत वो वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ ही कंसेप्ट है। हमें लोगों को बेटर हेल्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि लोग प्रोडक्टिव हों, उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज़ ऑफ हेल्थ ज़्यादा ना हो। इसके लिए सरकार कहती है कि हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर के आए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में भी हमारा लेक्चर है, वो भी इकॉनमी की ही प्लेलिस्ट में है। हमें पानी की किल्लत को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके, वो स्वच्छ जल पिएं, खेतीबाड़ी को भरपूर मात्रा में जल मिले, शहरों को जल की आपूर्ति होती रहे, उद्योग धंधों को जल मिलता रहे, बीमारियां दूर रहें, जल स्वच्छ रहे, आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। इसके लिए जल शक्ति अभियान चलाया गया। इसका खास फोकस उन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में है जिनमें पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। तो ये एक वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, दैट इज़ द जल शक्ति अभियान। हमें सैनिटेशन के विषय में काम करना है, तभी बीमारियों से हम मुक्त रह सकेंगे, वुमेन की डिग्निटी को बचा पाएंगे अगर हम शौचालय दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऑल इन ऑल बहुत सा ऐसा वेस्ट जनरेट हो रहा है आज की कंट्री में जो अनट्रीटेड जा रहा है, उसको अर्बन और रूरल लेवल पर ट्रीट करना है, नई तरह की एम्प्लॉयमेंट का निर्माण करना है, हेल्थ एंड हाइजीन की चिंता करनी है। इन सभी के लिए स्वच्छ भारत मिशन सरकार कहती है कि हम लेकर के आएँ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है।
सरकार दावा करती है इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कि 2011-12 के कंपैरेटिवली आज 2017-18 में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है। पहले फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट 8% था 2011-12 के अराउंड, आज वो 9.98% के अराउंड पहुंच चुका है। सरकार कहती है कि 2014-15 से लेकर के 2019-20 के बीच में जीडीपी का कुल प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो सोशल सर्विसेज पे पहले 6.2% के अराउंड खर्च होता था, जो कि आज 7.7% के अराउंड खर्च हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सरकार का ये भी दावा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंट्री का वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट आप फुली रीप कर पाएँ, उसके लिए आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, और उसी को लेकर के ये सारा चैप्टर बात करता है। शुरुआती तौर में यदि इंट्रोडक्शन एंड ट्रेंड्स इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये इसी विषय में बात करते हैं। देखिए, सभी आयाम इसके आस्पेक्ट में आ जाते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, अदर सर्विसेज भी इसका हिस्सा है। इसे आप सोशल सेक्टर के तौर पर जानते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रोडक्टिव वर्क फोर्स डेवलप करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं। इसको मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काम करता है। उसी के पैमाने पर देखते हैं कि कंट्रीज़ कहाँ खड़ी है। मुद्दा ये है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जो कि वेल्थ क्रिएशन की फॉर्म में नज़र आती है। उस इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है, उसका इंडिकेटर यही है कि वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं। और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर यही है कि उन्हें एजुकेशन मिल रही है क्या, वो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अपने लिए ले पा रहे हैं क्या, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लाइफ सस्टेनिंग मटेरियल्स रिसोर्सेज उन्हें उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे वो पानी है, चाहे स्वच्छ हवा है, इन सब चीज़ों का लोग उपभोग कर पा रहे हैं कि नहीं। उनके घर मकान कच्चे ही हैं या पक्के हो चुके हैं, क्या सबके पास घर है कि नहीं। सरकार दावा करती है आज ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76% लोगों के पास पक्के घर हैं और अर्बन एरियाज़ में 96% लोगों के पास पक्के घर आ चुके हैं। ऐसा सरकार का दावा है इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों पर चर्चा रहती है जब हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, जेंडर डिस्पैरिटीज़ को दूर करना है, वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में बढ़ाना है, वुमेन की हेल्थ पे बात करनी है, उसकी न्यूट्रिशन के ऊपर बात करनी है, और जिस भी तरह की डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं मैन और वुमेन के बीच में, जो भी एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है कंट्री में, उसको ख़त्म करना है। ये एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है। तो यही है सारा इंट्रोडक्शन का आस्पेक्ट। इसमें जब ट्रेंड्स की बात करते हैं तो मैंने आपको यही बताया कि ट्रेंड्स एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में सरकार कहती है कि बढ़ा है। 2014-15 से मैंने आपको अभी बताया कि 1.5% के अराउंड बढ़ोतरी देखी जाती। कहाँ उस समय टोटल जीडीपी का 6.2% जा रहा था सोशल सेक्टर में, और अगर अब देखें 2019-20 में सरकार कहती है कि 7.7% जा रहा है। ये जो 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, सरकार का दावा है इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कि ये लगभग हर तरह के सोशल सेक्टर में ही बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे इसे एजुकेशन के सेक्टर में ये कहा गया है कि 2014-15 के अराउंड जहां 2.8% जीडीपी का एजुकेशन पर जा रहा था, आज 3.1% के अराउंड जा रहा है। जैसे हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 1.2% जा रहा था, आज 1.6% के अराउंड हेल्थ सेक्टर की ओर जा रहा है। इसी तरह से सरकार कहती है कि वाटर एंड सैनिटेशन के विषय में भी ग्रोथ देखी गई है। 2018-19 की सरकार ये कहती है कि 2014-15 के अगर बजट आंकड़े देखे जाएँ, उसको 2019-20 से कंपेयर किया जाए तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर जो 2014-15 का था उसका 23.9% जो है वो सोशल सेक्टर को गया। लेकिन अगर 2019-20 का बजट देखा जाए तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसका 26% जो है वो सोशल सेक्टर को गया है। तो हर क्षेत्र में सरकार कहती है कि हमारी कमिटमेंट नज़र आते हैं। गवर्नमेंट ने आउटले बढ़ाया है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर का जो एक आउटले है वो सोशल सेक्टर की तरफ बढ़ा है। फिर जीडीपी के परसेंटेज के वाइज जो ग्रोथ होनी चाहिए सोशल सेक्टर की तरफ फंड जाने की, वो भी ग्रोथ हमें नज़र आती है। और कई स्कीम्स भी हैं जो मैं अभी बताऊंगा जिसके विषय में सरकार कहती है कि हमने काम किया है। तो एक्सपेंडिचर इस तरह से बढ़ता नज़र आता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो सरकार कहती है कि एफर्ट्स हुए हैं। अगर 2000 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की बात करें तो 2017 में भारत की जो पोजीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 189 कंट्रीज़ को इंक्लूड कर लें अगर,
तो उसमें भारत की पोजीशन 130 थी। लेकिन अगर 2018 की बात करें, 2019 में भी पोजीशन वही है, 2018 की अगर हम बात करें तो पोजीशन 129 है। यानी कि भारत ने इम्प्रूव किया 189 कंट्रीज़ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। भारत का स्कोर है इसमें 0.647 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और ये भी एक अच्छा सिग्नल है। ये स्कोर सिस्टम कैसे काम करता है, इसके लिए आप हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लेक्चर सुने, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में ही है, या फिर आप हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉपुलेशन के लेक्चर सुने, उसमें क्लियर हो जाएगा। 6.647 भारत का स्कोर एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी ट्रेंड इसमें जो ये बताया गया वो ये है कि भारत बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ते हुए। भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रोथ परसेंटेज रेट जो है वो 1.34% है। इसके मुताबिक ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राज़ील इन सब से कहीं आगे चल रहा है, क्योंकि इन सब का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रोथ परसेंटेज रेट 1 से भी नीचे जा रहा है, और भारत का तो 1.34% के अराउंड है। तो ये भारत एक अपनी उपलब्धि यहाँ पर बताता है। अगर इस तरह के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहता है भारत, ये इम्प्रूवमेंट आगे भी कंटिन्यू रखना चाहता, तो यही बताया कि पब्लिक सेक्टर को बड़े लेवल पर हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट फर्दर करते ही रहना पड़ेगा, तभी जा कर के ये परिस्थितियाँ एक तरह के सस्टेनेबल कंसेप्ट में एंटर हो पाएंगी। अदरवाइज़ ये सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए, एजुकेशन फॉर ऑल की बात अगर हम करें तो भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE जिसे हम कहते हैं 2009 एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 21A के मुताबिक अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाया गया है राइट टू एजुकेशन को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, उसकी भी बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ये कहता है कि क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन होना चाहिए सभी को। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जो 2030 तक हमें अचीव करना है। भारत वचनबद्ध है इसके साथ। लेकिन इसके अलावा बात करें तो भारत का खुद का राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये कंपलसरी भी है, फ्री एजुकेशन भी है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके तहत सरकार सुनिश्चित करती है कि स्कूलों का समूचा प्रबंध हो ताकि बच्चे वहाँ पर जा कर के पढ़ सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स के तहत सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है, और फिर अल्टीमेटली बच्चों को इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये फैसिलिटी मिलती है। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है बहुत सी चीज़ों का, वो ये है कि 6 से 14 साल तक की शिक्षा तो हम प्रदान कर देते हैं। 14 साल तक वैसे भी चाइल्ड लेबर एबोलिशन का एक्ट लागू रहता है, तो चाइल्ड एबोलिशन किया हुआ है तो बच्चा मजबूरी में स्कूल ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन 14 साल के अराउंड ये फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन का सिस्टम भी ख़त्म होता है, चाइल्ड लेबर एबोलिशन का लॉ भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप जब आगे की पढ़ाई की बात आती है, दैट इज़ द मिडल लेवल क्लासेस एंड द हायर सेकेंडरी क्लासेस, तो आप फिर ड्रॉप आउट होने शुरू हो जाते हैं। तो भारत में एक समस्या बहुत ज़बरदस्त है, एनरोलमेंट बहुत अच्छा हुआ है। अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो 99-100% तक आप टच कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, मिडल लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल पर। बट जो ड्रॉप आउट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। अगर प्राइमरी लेवल पे बात करें 10% के अराउंड का ड्रॉप आउट देखा जाता है। मिडल लेवल पर, मिडल प्राइमरी की बात करें तो लगभग 17% का ड्रॉप आउट देखा जाता है, और अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो 19 से 20% का ड्रॉप आउट देखा जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं आपको ड्रॉप आउट दिखता मिल रहा है। इसका कारण क्या है, ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? कारण ये पाया गया है कि 3 साल से लेकर के 34 साल के बीच के लोगों का सर्वे जब किया गया तो उसमें लगभग 13.5% लोग ऐसे मिले जो कभी स्कूल गए नहीं, कभी उन्होंने पढ़ाई के लिखाई से कुछ लेना देना नहीं था, किताबों को छुआ नहीं। उनसे जब सवाल जवाब किए गए तो पता लगा कि कुछ का तो मन ही नहीं पढ़ाई में, वो कहते हैं हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जो बाकी के सेगमेंट थे उनसे ये क्लैरिटी होती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक थी। मुद्दा ये हो जाता है कि जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो, फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो हो ये जाता है कि जब तक आपको फ्री में पढ़ाई मिलती है तब तक तो आप कर रहे हैं 14 बरस तक। हालांकि तब तक भी बड़ी परेशानी रहती है क्योंकि माँ बाप उस लेवल पर आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, वो कमज़ोर हैं, उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। लेकिन चाइल्ड लेबर एबोलिशन का कानून है तो वो उन्हें किसी तरह के ऐसे काम पर नहीं लगा सकते कि वो आमदनी उस लेवल पर कमा करके लाएं।
और मदद करें। लेकिन जैसे ही 14 बरस पूरे हो जाते हैं, एक तरफ से फ्री एजुकेशन सिस्टम ख़त्म होता है और दूसरी तरफ से ये चाइल्ड लेबर रेगुलेशन की जो बंदिश है भी ख़त्म होती है, तो फिर माता पिता अपनी आर्थिक सहायता के लिए बच्चे को कामकाज पर लगा देते हैं। उस समय में जितना भी कमा करके लाए वो उस परिवार के लिए बहुत होता है, क्योंकि बच्चे के ऊपर जो फ़ीस लगेगी उसकी बजाय बच्चा कमा करके ला रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है कि फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक है। अगर बच्चों की एजुकेशन को हायर सेकेंडरी और उससे आगे कॉलेज तक ले जाना चाहिए, ज़रूरी है, तो उसके लिए माता पिता की आर्थिक हालत को मजबूत करना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हम उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर नहीं करते, उनकी इकोनॉमी को बेटर नहीं करते हैं, इनकम को बेटर नहीं करते हैं, तब तक बच्चों का हायर सेकेंडरी और उसके आगे की कॉलेज एजुकेशन लेना उस लेवल पर मुनासिब नहीं हो पाएगा। बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। मिड डे मील स्कीम भी इसका एक आधार था। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना यकीनन ही उसका एक पर्पज़ था, लेकिन बच्चे स्कूल तक आएँ उस मील के लालच में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। और मिड डे मील एक कारण बन गया कि बच्चों का एनरोलमेंट तो काफ़ी था, अटेंडेंस भी रहा, लेकिन वो खाना खाने तक सीमित रहा। उस लेवल पर आपको स्टडी वाइज, क्वालिटी वाइज वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। ये एक परेशानी की बात है। कुल मिलाकर के अगर एक एनालिसिस किया जाए तो एनालिसिस ये बताता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल्स में होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2017 में अमेंड भी किया गया टीचर की क्वालिटी के लिए, कि टीचर कैपेबल होने चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ एलिजिबल टीचर्स, एफिशिएंट टीचर्स ही, क्वालिफाइड टीचर्स ही इन पोस्ट पर आ सकें, उनके लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। मुद्दा ये आ जाता है कि राइट टू एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये तभी मुमकिन है अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो उस एक्ट में बहुत सी चीज़ें हैं। लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेग्राउंड होना चाहिए स्कूल में, इम्पॉर्टेंट है। अनदर आस्पेक्ट, सभी टीचर्स के लिए सेपरेट से रूम होने चाहिए, यानी कि सभी क्लासेस अलग से होनी चाहिए। जो ऑफिस रूम है, यानी कि हेड टीचर का ऑफिस रूम प्लस स्टोर रूम कह लीजिए उसे, वो एक अवेलेबल होना चाहिए। लाइब्रेरी होने की कोशिश करनी चाहिए कि लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किए जाएं। इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ऑल वेदर रूम्स होने चाहिए, पक्के स्कूल होने चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इन चीज़ों पर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने की कोशिश की गई। टैप वाटर मिलना चाहिए, क्लीन वाटर मिलना चाहिए और सारा साल मिलना चाहिए। इस चीज़ पर काम किया गया। इन आंकड़ों को यदि एनालिसिस किया जाए तो ये पता चलता है कि जहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ को टॉयलेट प्रोवाइड करने की बात है और क्लीन वाटर प्रोवाइड करने की बात है, इस मामले में तो लगभग 96 से 98% तक हम अचीव कर पाए हैं ऑल इंडिया लेवल पर स्कूल्स के मामले में। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कि स्कूल की चार दीवारी है कि नहीं, स्कूल में रैंप बिछे हैं कि नहीं, पक्का पेवमेंट बना है कि नहीं, स्कूल में लाइब्रेरीज़ हैं कि नहीं, इन मामलों में लाइब्रेरी की बात अगर हम करें, पेवमेंट की बात करें, विंडोज़ वॉल्स की बात करें, इन मामलों में अभी भी हम पिछड़ रहे हैं। परफॉर्मेंस 50 से 65 या 70% के अराउंड घूम रही है। इस परफॉर्मेंस को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के सरकार कोशिश कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया जाए, फंड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएँ। मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि क्वालिटी के मामले में, क्योंकि कंपटीशन की कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स के सामने, ऐसे में क्वालिटी के मामले में वो चूक रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी जो है वो जो उनके कॉम्पिटिटिव प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके मुकाबले गिर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपस में कोई कॉम्पिटिटिव मैकेनिज़्म नहीं है। इसकी वजह से उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गिरते चले जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हायर है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनका ड्रॉप आउट बढ़ता चला जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है और वो हैं भी बहुत कम। क्योंकि देखिए, अफोर्डेबिलिटी होनी ज़रूरी है, रीच होनी ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज आपकी रीच में भी हों, अफोर्डेबल भी हों और उसमें क्वालिटी भी हो, तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित हों तो राइट टू एजुकेशन का एक पर्पज़ सॉर्ट आउट यहाँ पर होता है। तो मुद्दा ये है कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करें। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हों, उनकी क्वालिटी को एनहांस किया जाए। जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से इंटरवेंशन करे कि सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी लेवल पर नहीं, मिडिल प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके आगे हायर एजुकेशन तक भी बच्चा अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हों, उनका स्टैंडर्ड मैनेज किया जाए और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनके साथ जुड़ कर के चला जाए, ताकि फ़ीस में बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन देख करके उसे कई तरह की रियायतें मिले।
स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हों, बच्चे पढ़ लिख करके मेहनत के दम पर उन स्कॉलरशिप्स को अचीव कर पाएँ। लेकिन वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट वो गरीब तबके का बच्चा तभी उठा पाएगा अगर बुनियादी स्तर पर उसे सरकारी लेवल पर जब फ्री में एजुकेशन मिल रही थी, वो फ्री की एजुकेशन बहुत ही हाई क्वालिटी मिले। अदरवाइज़ उस स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी वही बच्चा उठा पाएगा जिसके माता पिता ने उसे अच्छी खासी ट्यूशन्स और कोचिंग बचपन से लेकर के दी है, ताकि उस स्कॉलरशिप का बच्चा भी फ़ायदा भी वही बच्चा बड़ा होकर के उठाए। तो ऐसे में जो गरीब बच्चा है, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, यदि वो उन सरकारी स्कूलों में जा रहा है जहाँ पर टीचर हाईली पेड हैं, ऐसे में वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उन बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी मिले, ताकि आने वाले समय में, यानी कि जब वो सीनियर सेकेंडरी या कॉलेज लेवल पर जाता है, तो वहाँ पर अगर किसी तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के चलाए हुए, वो उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का बेनिफिट उठा पाए। इसके लिए वो उतना कम्पिटिटिव होना चाहिए कि वो अपने साथ के लोगों से कम्पीट कर सके, ये जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर की फ़ीस का इशू है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो क्वालिटी का इशू है सरकारी स्कूलों का, ताकि जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। गरीब इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो उसका ड्रॉप आउट हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इन सभी एस्पेक्ट पर काम करने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाने की कोशिश की है। सर्व शिक्षा अभियान पहले हुआ करता था, जिसको 2016-17 के अराउंड आकर के ख़त्म कर दिया गया। इस सर्व शिक्षा के अभियान के तहत ही राइट टू एजुकेशन एक्ट को ज़मीन पर उतारने का काम किया जाता था। उसके बाद इस सर्व शिक्षा अभियान के बाद, फिर इसको ख़त्म करने के बाद 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, और इसमें ये एक इंटीग्रेटेड अभियान है। इसमें पहले के 3 प्रोग्राम सबस्यूम हो गए। पहला तो सब सर्व शिक्षा अभियान था, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था RMSA, और तीसरा टीचर एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों सबस्यूम हो गए समग्र शिक्षा अभियान। अब हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान नहीं चलता है, समग्र शिक्षा अभियान चलता है। ये एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, सरकार कहती है। इसके तहत सभी चीज़ों पर फोकस किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एनक्लोजमेंट होना चाहिए, ऑल वेदर रूम्स होनी चाहिए, और तकरीबन जितने टीचर्स हैं, यानी कि जितनी क्लासेस लग रही हैं, उतने रूम्स वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा इसमें फ़ोकस किया गया है कि लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाए, यानी कि बच्चों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और इंटरेक्टिव लर्निंग के बेसिस पर पढ़ाया लिखाया जाए। उनके लर्निंग आउटकम की बेटर असेसमेंट पहले के मुकाबले की जाए। इसके लिए टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टीचर्स को इंडक्शन दिए जाएं, यानी कि जो ऑन द जॉब ही उनकी ट्रेनिंग इंड्यूस की जाए। तो इंडक्शन प्रोग्राम्स हों, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, टीचर बच्चों में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। उसके लिए टीचर्स के रेगुलर सेशंस होने चाहिए आउट ऑफ द प्रेमाइसेस ट्रेनिंग के, जहाँ से वो नई स्किल सीख करके आएँ, इसकी कोशिश की गई है। तो समग्र शिक्षा अभियान में एक सबसे सेंट्रल एस्पेक्ट जो रखा गया है वो है कॉन्टिन्यूम कैरेक्टर। कॉन्टिन्यूम कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि फोकस इस बात पर किया गया है कि प्री क्लासेस होती हैं, जिन्हें हम प्री प्राइमरी कहते हैं, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट क्लास शुरू होती है, लोअर किंडरगार्टन, LKG, अपर किंडरगार्टन, UKG। तो ये जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, यहाँ से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक का एक कॉन्टिन्यूम फेज़ हो बच्चे की पढ़ाई का, उसके लिए ही ये समग्र शिक्षा अभियान कंसेप्ट लेकर के आया गया कि इसके मार्ग में जो भी अवरुद्ध हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाली थी, जो फिर अभी आई, उस पर हमारा ड्राफ्ट के ऊपर लेक्चर भी है, और दूसरी मेन पॉलिसी पर हम लेक्चर बनाएंगे इसके ख़त्म होने के बाद, इकोनॉमिक सर्वे के बाद। उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक एजुकेशन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए और गवर्नमेंट इसको इंश्योर करे। तो समग्र शिक्षा अभियान का विजन चेंज हुआ, उसमें कंटिन्यूम कैरेक्टर पर फोकस किया गया प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक। उसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी गई है, उसमें टीचर ट्रेनिंग, लर्निंग आउटकम, इन सब पे फोकस किया गया है, और इंटरेक्टिव लर्निंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए इंस्टीट्यूशंस में, इस पर फोकस करने का काम किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा सरकार कहती है कि और भी बहुत से प्रयास किए गए हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय। सरकार कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेस्ट टैलेंट एग्जिस्ट करते हैं, उन बेस्ट टैलेंट्स को ढूंढने का काम किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम के तहत। और ये कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एक स्कूल नवोदय स्कूल हो और ये बेस्ट इन क्लास रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करे जो कि बाकी के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। रूरल टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए हैं। तो सरकार ने यहाँ पर ये दावा किया है। इसके अलावा सरकार ये कहती है कि बहुत से और प्रयास हायर एजुकेशन के लेवल पर किए गए हैं, जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग। इसके तहत सरकार कहती है कि प्रयास ये हैं कि जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उनके सामने बेस्ट स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए जाएं एज अ बेंचमार्क, टीचर उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर काम करें, कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलरली होती रहे। इसमें सेंट्रल, स्टेट और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आने वाले टीचर खुद को एनरोल करें और ट्रेनिंग लें। तो कुल मिलाकर के टीचर का ट्रेनिंग यहाँ पर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे का चरित्र जो है वो शिक्षक पर निर्भर करता है कि शिक्षक ने उसे कैसा निखारा है। आज के आने वाले समय में जहाँ पर एक बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ इस तरह की ब्रांचेस के साथ डील करना है, वहाँ पर उस बच्चे को एक ऑलराउंडर के तौर पर डेवलप करना और उसमें इस तरह का कैरेक्टर डेवलप करना कि वो इस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर के स्ट्रेसेस को अच्छे से बेयर कर सके, हैंडल कर सके, टैकल कर सके और वो एक प्रोडक्टिव पाथ की ओर चले, वो कलेप्स ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो कभी भी इनजेन्युइन पाथ ना अपनाए, वो ऑलवेज़ जेन्युइन पाथ पर रह कर के चले। इसके लिए बच्चे की बचपन से ही हमें उस लेवल पर नरिशमेंट करनी पड़ती है, जिसके लिए यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि प्राइमरी लेवल से ही बच्चे को इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जाए। बच्चा सब्जेक्ट्स को इस तरह से अप्रोच करे कि वो आने वाले समय में उसे अपनी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करे, ना कि सिर्फ रूट लर्निंग के तौर पर मार्क्स के पर्पज़ से स्टडी करता रहे। इसके लिए टीचर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरहॉलिंग करना चाहते हैं एक सिस्टम की, सिस्टम ओवरहॉल के लिए उस सिस्टम का जो कोर है, दैट इज़ द बैकबोन, दैट इज़ द टीचर, उसका डेवलपमेंट करना यहाँ पर ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सरकार कहती है कि हमने ये करने की कोशिश की है। इसके अलावा सरकार कहती है कि हमने एक प्रोजेक्ट निष्ठा भी चलाया है। निष्ठा जैसे प्रधानमंत्री मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर एजुकेशन के लिए किया गया, इसी तरह से निष्ठा प्रोग्राम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस निष्ठा प्रोग्राम के तहत प्राइमरी लेवल के टीचर्स को उनकी टीचर ट्रेनिंग के ऊपर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है और उनमें भी यही कैपेसिटी बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है कि ये बच्चों की रिक्वायरमेंट को समझें और उन्हें उस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा सरकार ये कहती है कि आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास फाइनेंसेस की कभी कमी ना हो। सरकार यहाँ पर ये बता रही है कि हमने क्या क्या किया, चाहे वो समग्र शिक्षा अभियान की बात हो, चाहे वो निष्ठा की बात हो, चाहे वो पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग की बात हो। सरकार ये कहती है कि हम हर तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं कि प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे इनरिच किया जाए। तो सरकार यहाँ पर कहती है कि फ़ंड्स की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। चाहे हायर सेकेंडरी की जब बात करते हैं, जिसमें फ़ंड्स ऑलवेज़ प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट हैं, चाहे फिर वो केंद्रीय विद्यालय हों, चाहे नवोदय विद्यालय हों, चाहे किसी भी तरह की सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों या एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस हों, किसी भी तरह की फ़ंड की कमी ना हो, इसके लिए हमने हैफ़ा HEFA हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, तो हेफा का गठन किया है और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इस तरह से इनेबल करता है इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंसेस अवेल होने में कि उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हेफा एक इम्पॉर्टेंट बॉडी के तौर पर खड़ा है। इसके अलावा सरकार कहती है कि हमने कोशिश की है कि जो बच्चे हैं उन्हें इनोवेशन के वाया सीखने का मौका मिले, यानी कि म्यूज़िक की बात करें, डांस की बात करें, आर्ट्स की बात करें, प्लेज़ की बात करें, थिएटर्स, इन सब के वाया जब वो लर्न करेंगे तो नेचुरली वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पर डेवलप होंगे जो कंट्री के वाइब्रेंट कलर्स को, जो ह्यूमन एंड मेंटल एनरिचमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और स्टडी के पर्पस को समझेगा, तो सोशल कॉज की तरफ वो बढ़ेगा और सोसाइटी का सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल अपलिफ्टमेंट करेगा।
इसके लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसे हम ध्रुव के तौर पर जानते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर सरकार कहती है कि हमने ध्रुव को प्रमोट करने की कोशिश की है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके अलावा सरकार कहती है कि हमने टेक्नोलॉजी को इन्हांस करके, टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करके पढ़ाने के लिए कोशिश की है कि नीट NEAT नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, NEAT नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे। एजुटेक्स यानी कि एडटेक्स ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का विकास करेंगी ताकि जो डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से आते हुए बच्चे, डाइवर्सिफाइड एजुकेशनल बैकग्राउंड से, डाइवर्सिफाइड सोशल इकोनॉमिक रीजन से आते हुए बच्चे, उनकी इन डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। वो कोर्स बहुत ही कस्टमाइज्ड मैनर में उनकी क्यूरोसिटीज़ को सेटिस्फाई कर सके। इस तरह से हमें कोर्सेज़ फॉर्म करने हैं। इस तरह से हमें वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक उन बच्चों तक ले जाना है कि वो डाइवर्स कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करके बहुत ही कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। इसके लिए नीट जैसा सिस्टम कंट्री में इस्टेब्लिश किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद वाया एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इसके लिए सरकार कहती है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया गया है। दीक्षा के मतलब यही है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ये, जिसके माध्यम से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दीक्षा के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को और एजुकेशन प्रोवाइड करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, इंटरेक्टिव लर्निंग के माध्यम से। अनदर आस्पेक्ट, सरकार कहती है कि हम स्वयं लेकर के आए। स्वयं, जिसके तहत सरकार कहती है कि हमने और नई यूनिवर्सिटीज़ को ऐड किया फॉर ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज़। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ आज आप कर सकते हैं, आपको डिग्री वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सरकार कहती है ये हमने स्वयं के आधार पर किया है। इसके अलावा सरकार कहती है कि हम दीक्षा आरंभ लेकर के आए, जिसके तहत बच्चों की इंडक्शन ट्रेनिंग हो सके स्टडी को और एजुकेशन को लेकर के कि किस तरह के कोर्सेज़ वो ज्वाइन करना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम परामर्श लेकर के आए। परामर्श का मतलब ये है कि जो स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने आप को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, आपने देखा होगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लिखते हैं कि हमें NAAC का A मिला है, A+ मिला है, A++ मिला है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से अगर कोई अपने आप को एक्रेडिटेट कराना चाहता है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है, तो उसको सरकार की तरफ से सपोर्ट दी जाती है। इस एक्रेडिटेशन में हेल्प किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और अदर एस्पेक्ट में। उसके लिए परामर्श प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, परामर्श। तो इस तरह से इन सभी एफर्ट्स के वाया सरकार कहती है कि हमने हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। कोई भी प्लेटफॉर्म सरकार कहती है कि हमने छोड़ा नहीं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे इनोवेटिव लर्निंग की बात हो, बच्चों में करिकुलम स्किल्स को डेवलप करने की बात हो, समग्र शिक्षा अभियान की बात हो। इसी प्राइमरी एजुकेशन में, इसी समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक क्लॉज ये भी रखा गया है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके, कि प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर बच्चों की क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएँ, जो फिर ऑल इंडिया लेवल पर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ एस्पायर करें उन्हीं स्टैंडर्ड्स को सेटल करने में। तो सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट होगा। लैंग्वेज का, अगर आपकी हिंदी, उर्दू और जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके बेसिस पर। फिर इसके अलावा साइंस, सोशल साइंसेज, साइंस, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इनका सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट स्टैंडर्ड सेटल किया गया है। फिर आप किस क्लास में, उसका क्लास वाइज असेसमेंट स्टैंडर्ड सेटल किए गए हैं। इस वजह से कोशिश की जा रही है कि स्टेट लेवल पर ऑल इन ऑल एक होमोजेनिटी आए स्टैंडर्ड्स में, कहीं पर कोई लैक ना रह जाए, ताकि फिर नेशनल लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड करने में और एवेल्युएशन में कोई कमी ना रह जाए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये मैंने जितने भी आपको बताए, टीचर ट्रेनिंग से लेकर के स्कूल से कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, चाहे फंड प्रोवाइड करना, चाहे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात हो दीक्षा, चाहे वो किसी तरह से ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज़ की बात हो स्वयं, चाहे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बेटर हों, वो दिखें आपको, उसके लिए NAAC की एक्रेडिटेशन हो, चाहे इनोवेटिव लर्निंग हो ध्रुव के माध्यम से, चाहे वो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी हो, और चाहे वो हैफा के वाया फाइनेंसिंग हो। हर आस्पेक्ट हमने आपको, जो भी सरकार के द्वारा वाया ये चलाए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया, कई बार ऐसे नाम आ जाते हैं कि निष्ठा क्या है, हैफा क्या है,
ध्रुव क्या है, समग्र शिक्षा अभियान क्या है, स्वयं क्या है, परामर्श क्या है और दीक्षा आरंभ क्या है। इस तरह से कई बार वन लाइनर में सिविल सर्विसेज में पूछ लिया जाता है। और अगर मेंस का भी आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट इंटरव्यूज़ में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि सरकार सोशल सेक्टर में एजुकेशन के विषय में क्या कर रही है। तो मुद्दा अब यहाँ पर यही खड़ा है कि सरकार को जो कैंडिडेट्स जो पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन की तरफ जा